नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पुनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएसए। मैं एक बार फिर हाजिर हूं नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। अफ्रीकी देश गिनी के शहर जेरकोर में एक फुटबॉल मैच के दौरान हुई भगदड़ के कारण 56 लोगों की मौत होने की खबर है। बता दें कि वहां पर 100 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। सितंबर में फ्रांस के प्रधानमंत्री बने मिशेल बर्निये की सरकार गिरने की कगार पर है। वहां पर दक्षिणपंथी और वामपंथी संगठनों ने मिलकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया है। इसराइल और लेबनान के बीच हुआ युद्ध विराम अब खतरे में नजर आ रहा है। इसराइल और लेबनान ने एक दूसरे के ठिकानों के ऊपर कई हमले किए हैं। लेबनान ने दावा किया है कि उसके 2 गांव के कई ठिकानों के ऊपर इसराइल ने बड़े हमले किए हैं, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत होने की खबर है। श्री अकाल तख्त साहिब से सजा याफ्ता अकाली दल के नेताओं ने आज श्री हरमंदिर साहिब में सेवा दी। सुखबीर सिंह बादल को सेवादारों के कपड़े पहनाकर बाहर पर्चे लेकर बैठे रहना पड़ा। इसके अलावा अकाली दल के बाकी नेताओं ने टॉयलेट भी साफ किए और बर्तनों की भी सफाई की। लुधियाना के बुढ़ा दरिया में गिरने वाले फैक्ट्रियों के प्रदूषित पानी को लेकर आज पंजाब के लोगों ने लुधियाना में बड़ा मोर्चा निकाला। पुलिस ने बहुत सारे आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया था, फिर भी आंदोलनकारी मोर्चे पर जमे रहे। आखिरकार पंजाब पुलिस को शाम को आंदोलनकारियों की मांग माननी पड़ी। किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी सरकार के आला अफसरों से मीटिंग की है। इसके अलावा आज जगजीत सिंह डल्लेवाल के मरण व्रत का 8वां दिन है। वे खनौरी बॉर्डर पर लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनसे मिलने के लिए उनकी बहन भी पहुंची। ये थी आज की मुख्य खबरें। हम करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर अफ्रीकी देश गिनी से आई। गिनी के दूसरे बड़े शहर जेरेकोर में एक फुटबॉल मैच के दौरान भगदड़ मच गई, जिसके कारण वहां पर कम से कम 56 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। घायलों की संख्या 100 बताई जा रही है और अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी वहां पर लोगों को निकाला जा रहा है। ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये रेफरी के एक फैसले के बाद हुआ, जब रेफरी ने जो मेहमान टीम थी उसके 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया और उन्हें पेनल्टी किक दी गई। उसके कारण वहां पर जो पब्लिक थी वो ग्राउंड में घुस आई और जो एक हिसाब से धक्का मुक्की का माहौल बना। उसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई, जिसके कारण 56 लोगों की मौत होने की खबर आ रही है। ये संख्या कम से कम मैं कह रहा हूं, क्योंकि वहां पर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि संख्या अभी और बढ़ेगी और तकरीबन 100 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ये बड़ी दुखदाई घटना है कि एक खेल के मैदान में, जिसको देखने के लिए बहुत भारी भीड़ जुटी थी, वहां पर रेफरी के गलत डिसीजन के कारण 56 लोगों की मौत हो गई है और उस अफरा तफरी में, उस भगदड़ में इन 56 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। इसमें कई सारे बच्चे भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो फ्रांस से आई। फ्रांस में मैंने अपने बुलेटिन में पहले सितंबर में आपको फ्रांस इलेक्शन की कवरेज दी थी, जिसमें बताया था कि फ्रांस में जो मिशेल बर्निये हैं वो सरकार बनाने के लिए कामयाब हो गए थे, लेकिन उनको और जो कई दूसरे दल थे उनका समर्थन लेना पड़ा था और अब उनकी सरकार खतरे में दिख रही है, क्योंकि सोमवार को फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बर्निये के खिलाफ संसद में दक्षिणपंथी और वामपंथी दलों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। और जो बर्निये हैं, बर्निये को लेकर बहुत सारी बातें भी हैं, जिसमें एक तो यही है कि वो सेंट्रिस्ट हैं और वहां पर जो बर्निये के जो सपोर्टर्स हैं वो नैरेटिव पुश कर रहे हैं कि देखो, बर्निये की सरकार गिराने के लिए दक्षिणपंथी और जो वामपंथी हैं वो एक साथ आ गए हैं। तो ये नैरेटिव लगातार पुश किया जा रहा है, लेकिन जो वामपंथी हैं और दक्षिणपंथी हैं, राइट विंग और जो लेफ्ट विंग है, उनके अपने बातें हैं जो मिशेल बर्निये को लेकर। और इसमें जो वामपंथी सांसद हैं अलेक्सिस कोर्बिये, उन्होंने कहा है कि बर्निये का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उनका काफी लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है। बर्निये जो हैं वो दक्षिणपंथी रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं
और कोई सेंट्रिस्ट नहीं है, उनको राइट विंग उन्होंने कहा है, और राइट विंग है भी वो, क्योंकि जो रिपब्लिकन्स पार्टी है वो वहां पर एक हिसाब से राइट विंग ही मानी जाती है। तो जो नैरेटिव है पूरा बर्निए के लोगों का वो गड़बड़ है। और इसके अलावा जो उनके खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया उसमें खुद जो बर्निए की पार्टी है उसके लोग भी शामिल हैं। और जो जो बजट का पूरा मामला है, बजट को लेकर जो वामपंथी संगठन है, जो वामपंथी दल है वो उसके ऊपर सहमति नहीं बना पा रहा था। और अगर वामपंथी दल अगर अपना सपोर्ट खींचता है तो उससे जो रिपब्लिकन पार्टी है उसकी सरकार गिर जाती। इस वजह से फिर और दूसरा जो पूरा एक नुक्ता चला कि उनका कैरियर काफी लंबा रहा है, वो किसी नए इंसान को आगे आना चाहिए। इसको लेकर ये दो ऐसी चीजें बनाएगी, एक तो बजट और दूसरा कि वो काफी उनका लंबा कैरियर हो गया, अब उनको विश्राम दिया जाए। तो मेन तो बजट ही है जिसको लेकर जो वामपंथी थे वो खुश नहीं थे, और उसी के कारण उन्होंने ये अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लेके आया गया है। और अब शायद उनकी वो सरकार से हट सकते हैं और उनकी सरकार गिरने के कगार पर है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो हिजबुल्ला और जो इजराइल का युद्ध विराम हुआ था उसको लेकर है। अब लग रहा है कि दोनों के बीच में जो युद्ध विराम हुआ है वो खतरे में है, क्योंकि लेबनान ने दावा किया है कि उसके 2 गांवों में कई हवाई हमले इजराइल ने किए हैं, और जिसके कारण कम से कम 9 लोगों की बात हुई है। ये दक्षिणी लेबनान के 2 गांव हैं, और दक्षिणी लेबनान को ही इजराइल लगातार हिजबुल्लाह का गढ़ कह के वहां पर अलग अलग गांवों पे हमले करता रहा है। और तकरीबन 60 गांव ऐसे हैं दक्षिणी लेबनान के जहां पर इजराइल ने वहां के लोगों को वापस आने पर रोक भी दिया है, और कहा है कि ये 60 दिन का प्रोसेस है, अभी वहां से उन्होंने बैक भी नहीं किया है। और अब देखिए कि 2 गांव के 9 लोगों की मौत हुई है, और इसमें जो लेबनान का स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने भी प्रेस में ये बयान दिया है। तो एक हिसाब से जो युद्ध विराम की खबरें थी इंटरनेशनल मीडिया में जो चली, जो बाइडन ने और फ्रांस ने जो वाहवाही लूटी थी, उसको लेकर अब ये खबर सामने आई है। तो कहीं ना कहीं ये शॉकिंग तो है ही। और जो युद्ध विराम का गंभीर उल्लंघन, मैं तो कहूंगा कि युद्ध विराम का गंभीर उल्लंघन ये हुआ है। हालांकि जो इजराइल है वो लगातार सारा जो आरोप है वो हिजबुल्लाह के ऊपर लगा रहा है। उन्होंने कहा है कि युद्ध विराम जो एक हिसाब से सीज फायर इसको हम कहें तो वो जो हुआ उसको कहीं ना कहीं जो हिजबुल्लाह है उन्होंने पहले तोड़ा है, उसके बाद ही इजराइल ने वहां पर हमले किए हैं। खैर, जो समझौते की शर्तें हैं उसके उल्लंघन को लेकर दोनों ही जो इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैच्योर डिसीजन नहीं है इजराइल का कि वहां पर वो अभी भी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, जो उनके जो पूरा डिफेंस फोर्स है इजरायली, जिसको IDF कहा जाता है, उसको वहां पर रखे और वहां पर अभी भी गांव वालों के ऊपर हमले करे। मुझे तो लगता है कि मैच्योर डिसीजन नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू को एक कदम पीछे लेना चाहिए और उनको इजरायली सेना अपनी दक्षिणी लेबनान से वापस लेनी चाहिए। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो महाराष्ट्र से आई। महाराष्ट्र में लगातार जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर संशय बना हुआ है। कल मैंने बताया था कि भारत की कैबिनेट मिनिस्टर वित्त मंत्री, जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उन दोनों को बीजेपी ने वहां पर ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है और डिसाइड करवाने के लिए भेजा है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। और आज एक खबर ये आई कि एकनाथ शिंदे, उन्होंने बीमारी का बहाना ले लिया है और वो पुणे के एक अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। तो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने नए ड्रामे शुरू कर रखे हैं, क्योंकि वो उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। तो ये खबर थी। इसके अलावा जो महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम घट रहा है उस पे शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के नेता संजय राउत का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जो महाराष्ट्र में दिल्ली का खेल चल रहा है, मुख्यमंत्री कैसे गायब हो सकता है, और महाराष्ट्र 10 दिन हो चुके हैं और महायुति के पास पूरा बहुमत है, लेकिन फिर भी वे अभी तक मुख्यमंत्री का नाम घोषित नहीं कर पा रहे हैं। राजभवन में अब तक सरकार बनाने का दावा नहीं किया गया है। ये कौन सा खेल चल रहा है? ये सब दिल्ली का खेल है। तो उन्होंने दिल्ली को टारगेट करते हुए लिखा है। पंजाब में भी हम देखते हैं कि जब भी कुछ
घटनाक्रम घटता है, राजनीतिक घटनाक्रम घटता है जिसमें दिल्ली के बड़े नेताओं का हाथ होता है, तो उसमें यही कहा जाता है कि दिल्ली खेल कर रही है। सेम महाराष्ट्र की राजनीति में भी हो रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत भी कह रहे हैं कि दिल्ली ये सारा खेल खेल रही है, कि बहुमत होने के बाद भी ये लोग अपना मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रहे हैं, और जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, जो पहले जिनके सरपरस्ती में चुनाव लड़ा गया एकनाथ शिंदे, वो गायब हो जाते हैं। तो ये दिल्ली का खेल है। तो एक हिसाब से महाराष्ट्र में काफी दिलचस्प स्थिति बनी हुई है कि एनडीए बीजेपी अपनी सरकार नहीं बना पा रही है, अपना मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो पंजाब से है। पंजाब में लॉरेंस मामले को लेकर आज लॉरेंस के इंटरव्यू के मामले को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें पंजाब सरकार को फटकार लगाई गई है और पूछा गया है कि तत्कालीन एसएसपी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। इंटरव्यू का कैसे पता लगा, ये कई सारी क्वेश्चन आज पूछे गए हैं पंजाब सरकार से अदालत में। और इसको लेकर ये कहा गया है कि जब जेल में कोई घटनाक्रम होता है तो जेल वार्डन के ऊपर कार्रवाई की जाती है, ऐसे ही अगर जिले में कोई घटना हुई है तो एसएसपी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। और इसी तरह अदालत ने यह भी पूछा कि पंजाब पुलिस को गैंगस्टर के इंटरव्यू का पता कैसे चला। सुनवाई में गृह सचिव भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। अदालत ने उन्हें भी फटकार लगाई है, साथ ही कहा है कि अगली बार सुनवाई नहीं हुई तो उच्च अधिकारी को तलब करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की गई है। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट थी, जो इंटरव्यू के बाद पंजाब पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी अदालत को दी गई है, जिसमें डीजीपी की तरफ से बताया गया था कि इंटरव्यू पंजाब की जेल में नहीं हुआ है। अदालत ने पूछा कि आपको इंटरव्यू होने का पता कैसे लगा था। इसके बाद अदालत ने दूसरा पॉइंट उठाया कि तत्कालीन एसएसपी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। और जो पंजाब सरकार से कोई संतोषजनक जवाब अदालत को नहीं मिला है। और अदालत ने उसके बाद कहा कि आरोपी को बचाया क्यों जा रहा है। और उसके बाद जो पूरा मामला है, जो जांच है, जो रिटायर्ड जज द्वारा की जा रही है, उसके ऊपर भी बात हुई। तो ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब सरकार को फटकार लगी है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा है कि छोटे अधिकारियों को बलि का बकरा ना बनाया जाए। इसमें जिनकी सही में इन्वॉल्वमेंट है बड़े अधिकारियों की, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो इसमें कई हेड कांस्टेबल रैंक के जो कर्मचारी उनको भी रगड़ रखा है, उनको भी कहीं ना कहीं सस्पेंड कर रखा है। तो इसी को लेकर जो कोर्ट है, माननीय कोर्ट है, उन्होंने कहा है कि आप छोटे अधिकारियों को बलि का बकरा मत बनाइए, जिनकी असली में इन्वॉल्वमेंट है उनके ऊपर कार्रवाई करिए। और इससे अगर अगली खबर की बात करें तो अगली खबर आज श्री हरमंदिर साहब से आई। श्री अकाल तख्त साहिब से कल जिन अकाली नेताओं को सजा लगाई गई थी, आज वे बतौर सजा याफ्ता श्री हरमंदिर साहिब में पहुंचे। सुखबीर सिंह बादल आज सेवादार की ड्रेस पहन के बर्छा लेके गेट पर उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, उन्होंने अपनी सजा पूरी की। उनके गलों में जो उनके तख्तियां थी वो भी टंगी हुई थी। इसके अलावा बाकी के जो अकाली नेता थे, चाहे दलजीत चीमा हो, चंदू माजरा हो, या फिर मजीठिया हो, विक्रमजीत सिंह मजीठिया हो, उन सब ने आज बाथरूम भी साफ किए, बर्तनों की सफाई भी की। और जो बुजुर्ग नेता हैं सुखदेव सिंह ढींडसा और सुखबीर बादल, क्योंकि उनके पैर में चोट लगी हुई है, दोनों को सजा तो टॉयलेट साफ करने की भी सुनाई गई थी, लेकिन दोनों को छूट दी गई और दोनों को सेवादार बर्छा लेके गेट के बाहर बतौर पहरेदार आज 1 घंटे के लिए सजा दी गई। उसके अलावा 3 घंटे ये सभी नेता आज श्री हरमंदिर साहिब में रहे, जिसमें उन्होंने 2 घंटे सेवा की और 1 घंटा उन्होंने जो पाठ है और जो कीर्तन है वो भी सुना। और इसके बाद जो 2-2 दिन की सजा है और सुखबीर बादल को सबसे ज्यादा सजा लगाई गई है, तो उनको श्री हरमंदिर साहब में 2 दिन वो रहेंगे। उसके बाद जो बाकी के तख्त हैं और वहां पर वो जाएंगे और वहां पर भी वो ऐसे ही सेवा देंगे। इसके कीर्तन सुनने के बाद वो वहां से निकल गए थे। और जो इसमें अगर हम बात करें तो नेताओं की प्रेम सिंह चंदू माजरा, सुरजीत सिंह रखड़ा, डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा, विक्रमजीत सिंह मजीठिया, महेशिंद्र गरेवाल,
ये सब ये सब नेता जिनको कल श्री अकाल तख्त साहिब से सजा सुनाई गई थी, सब टॉयलेट साफ करते हुए दिखे और अपनी बर्तन भी साफ करते हुए दिखे और बाद में 1 घंटा सभी ने कीर्तन भी सुना। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो लुधियाना से आई। आज लुधियाना में पंजाब के लोगों ने बुढ़ा दरिया में गिरने वाला फैक्ट्रियों का दूषित जल, उसको रोकने के लिए कॉल दी थी कि वे जाकर जितने भी ऐसे पॉइंट थे जहां से फैक्ट्रियों का गंदा पानी बुढ़ा दरिया में गिर रहा था उसको रोकेंगे। पंजाब से सुबह से ही बड़ी गिनती में लोग लुधियाना में इकट्ठा हो रहे थे और पंजाब पुलिस ने अलग अलग चेक पॉइंट बनाए, फिर उन लोगों को रोका और कई जगह पे बैरिकेड भी तोड़े गए। लखा सिधाना जो कि एक मेन धीर के तौर पर इस आंदोलन में शामिल थे, उनको भी पंजाब पुलिस ने डिटेन किया। इसके अलावा जो सिमरनजीत सिंह मान है वो भी इस आंदोलन में इस मोर्चे में पहुंचने वाले थे, उनको भी डिटेन किया गया। पंजाब में अलग अलग चाहे किसान नेता हूं या फिर अलग अलग ऐसे सोशल एक्टिविस्ट या फिर एनवायरमेंटलिस्ट जो इस आंदोलन में शामिल होने जा रहे थे, उन सबको डिटेन किया गया। अमितोज मान भी इस आंदोलन को लीड कर रहे थे और जैसे तैसे करके अमितोज मान धरना स्थल तक, प्रोटेस्ट साइट तक पहुंचे। उसके बाद तकरीबन 4-5 हजार की गिनती में लोग, पंजाब के लोग वहां पर पहुंचे। पूरा दिन गहमा गहमी चली और उसके बाद शाम तक आते आते बात बनी। प्रशासन को जितने भी ये धरनाकर्मी थे उन्होंने कहा कि जितने भी लोगों को डिटेन किया गया है उन सबको छोड़ा जाए, उसके बाद ही वे मोर्चे से वो उठेंगे। और वेरका चौक पे मोर्चा आंदोलनकारियों ने जाम भी लगा दिया था और आखिरी में ये बात बनी कि 3 डीटीपी जो प्लांट हैं उनको बंद करने की बात हुई, यानी कि 3 पॉइंट जहां से बुड्ढा दरिया में खराब पानी गिरता है उनको बंद करने की बात हुई, बात पर सहमति हुई है। उसके बाद लखा सिधाना और बाकी जितने भी लोग, पंजाब के लोग पहुंचे थे जिनको डिटेन किया गया था, उनको छोड़ने की बात हुई, उनको छोड़ा गया। इसके अलावा आज महिलाएं भी बड़ी गिनती में थी इस आंदोलन में और बहुत सारी महिलाओं को डिटेन भी किया गया। आपने बहुत सारी सोशल मीडिया पे वायरल वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें पंजाब ने जो पंजाबी महिलाएं हैं वो आपको पंजाबी में अपनी बात रखते हुए दिखी होंगी, जिसमें वो अपने बच्चों के फ्यूचर की बात कर रही हैं, खराब पानी की बात कर रही हैं और कैंसर बीमारी की बात कर रही हैं जो खराब पानी के कारण फैल रहा है। तो एक हिसाब से अब दिख रहा है कि पंजाब में जो पोल्यूशन है उसको लेकर यहाँ के लोग सीरियस हैं और वाटर पोल्यूशन, जिसको खासकर दरियाई पानी पंजाब का जो कि खराब हो रहा है, उसको लेकर लगातार धरने मुजाहरे देखने को मिल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये बहुत कम लोगों ने इस मुद्दे को लेकर कॉल दी थी, लेकिन उसके बावजूद तकरीबन 5-6 हजार लोग पंजाब से पहुंचे और बहुत छोटी कॉल थी, फिर भी इतना बड़ा आंदोलन देखने को मिला। कोई बहुत बड़ी जत्थेबंदी नहीं थी, इंडिविजुअल लोगों की कॉल थी, फिर भी 5-6 हजार लोग वहां पर पहुंचना एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं सफल भी हुए हैं प्रशासन को झुकाने में। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो किसान आंदोलन से, और किसान आंदोलन पर शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। 6 दिसंबर को किसानों ने दिल्ली कूच की कॉल दी हुई है। इसको लेकर आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने आला अधिकारियों से बैठक की। उस बैठक में उन्होंने चर्चा की कि किसानों को क्या रूट दिया जाए, किस किस्म की चीजें रही। उन्होंने हालांकि मीडिया में कोई ओपनली बयान नहीं दिया है, लेकिन कल उनका एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि किसान अपने राज्य में ही, पंजाब में ही धरना करें, हरियाणा आने की जरूरत नहीं है। और जो किसान हैं वो दिल्ली मार्च के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनको परमिशन नहीं मिलेगी तो मार्च नहीं करेंगे, अगर उनको परमिशन दी जाएगी तभी मार्च करेंगे। किसान तमाम दलीलें रख रहे हैं कि वो ट्रैक्टर लेकर नहीं जाएंगे, वो रोड को भी ब्लॉक नहीं करेंगे, जाब्ते में रहेंगे। उन्होंने अपने पॉइंट्स भी बताए हैं, फिर भी हरियाणा सरकार उनको परमिशन अभी तक नहीं दे रही है। और जो रवनीत सिंह बिट्टू और हरियाणा के जो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जैसे नेता लगातार बयान दे रहे थे कि हाँ बिना ट्रैक्टर तो दिल्ली जा सकते हैं, उनको भी यू टर्न लेना पड़ा है। वो भी कह रहे हैं कि किसानों को एमएसपी दी जा रही है, किसानों को मार्च करने की जरूरत नहीं है। दूसरी अपडेट जो है वो खनौरी बॉर्डर से है। खनौरी बॉर्डर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल, किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल पिछले 8 दिन से मरण व्रत पर हैं। पिछले 8 दिन से वे भूखे बैठे हुए हैं। उनका तकरीबन 7 किलो वजन कम हो गया है
उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है। आज उनकी बहन भी उनसे मिलने के लिए पहुंची। जैसे उन्होंने अपने भाई को देखा, जगजीत सिंह डल्लेवाल को देखा, वो रोने लग गई, उनके गले भी लगी वो। और बहुत ऐसा माहौल है खनौरी बॉर्डर पर, किसान पहुंच रहे हैं और सब किसानों के चेहरों पर मायूसी वहां पर छाई हुई है, क्योंकि उनके जो किसान नेता, जो उनके आगू हैं, वो पिछले 8 दिन से भूखे बैठे हुए हैं। और जगजीत सिंह डल्लेवाल को कई बीमारियां भी हैं, बहुत बुजुर्ग भी हो गए हैं, तो लोग कह रहे हैं कि अगर इनका जो मरण व्रत है वो 3-4 दिन और चल गया तो शायद उनको लाइफ थ्रेट भी हो सकती है, यानी कि उनकी मौत तक की नौबत आ सकती है। तो मुझे लगता है कि सरकार को उनके इस मामले में दखल देना चाहिए और जो उनकी डिमांड्स हैं उनके ऊपर बात तो कम से कम शुरू करनी चाहिए। और बातें अगर परस्यू की जाएंगी, बातचीत शुरू होगी, तो मेरे को लगता है कोई हल भी निकलेगा। लेकिन जो मरण व्रत है उनका, वो वाकई हरियाणा और पंजाब के किसानों में बहुत जोर पकड़ रहा है, बहुत उसकी रीच बन रही है। और लोग जो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं वो अपनी हमदर्दी भी दिखा रहे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ। तो ये एक हिसाब से किसान आंदोलन है, जो किसान आंदोलन 2.0, जो 13 फरवरी से इसी साल शुरू हुआ था। और अब हम 11वें महीने, बल्कि 12वें महीने में बैठे हैं साल के, और 10 महीने लगातार इस आंदोलन को हो चुके हैं। लगातार किसान खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार अभी कोई बातचीत शुरू नहीं कर रही है। मेरे सोर्सेज के मुताबिक कल से शायद कोई बातचीत का जरिया खुल सकता है। और देखना होगा कि कल, जो आज मेरी कई लोगों से बात हो रही थी, जिसमें ये निकल कर सामने आया कि कल शाम 5 बजे तक कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो कोई इंटरेस्ट दिखा सकती है बातचीत का। तो देखना होगा कि अगर बातचीत का कोई चैनल खुलता है तो किस तरफ ये आंदोलन जाता है। और कहीं ना कहीं 10 महीने से किसान बैठे हैं, तो सरकार को भी सोचना चाहिए कि उसके किसानों को वो इतना ज्यादा, एमएसपी की गारंटी कानून उनकी जायज डिमांड है, उसको पूरा ही किया जा सकता है। तो ये एक हिसाब से जो पंजाब के किसान हैं और हरियाणा के किसान हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं और एमएसपी गारंटी कानून को लेकर एक हिसाब से मजबूती से अपनी बात रखते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल मीडिया में और जो स्टेट की मीडिया है, पंजाब की मीडिया, उसमें ये खबरें गायब हैं। तो आपसे भी जो लोग मेरे इस बुलेटिन को सुन रहे हैं, आपसे भी उम्मीद है कि आपको जहां पर भी इस किसान आंदोलन से रिलेटेड खबरें मिले तो उनको जरूर अपने सोशल मीडिया पर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल घड़ी है, क्योंकि हर जगह से किसानों की आवाज को गायब किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। कल दोबारा मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए बुलेटिन के साथ। आप देखते और सुनते रहिए पंजाबी रेडियो।